अब जब हमें ये पता चल गया है कि प्री डायबिटीज क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं और वो किन कारणों से होती है, तो जाहिर सी बात है कि अब बात आती है कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं। रोकने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, बिना दवाइयों के, बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के, कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को और डाइट को मेंटेन करें। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगी, तो आइए इस बारे में मैं बात करती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट में जो एडेड शुगर ले रहे हैं, दैट हैव टू कट डाउन। वी नीड टू कट डाउन द एडेड शुगर। एडेड शुगर हमें कहाँ से मिलती है? कई बार होता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में हम अगर कोई भी मील ले रहे हैं उसके बाद कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं, जैसे कि कुकीज, आइसक्रीम, चॉकलेट, कैंडीज, तो वो एडेड शुगर में आती है। कई बार हम मीठी रोटी खाते हैं या खाने के बाद गुड़ खाते हैं। कई बार हम दही में चीनी ऐड कर लेते हैं, या हम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक, खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक या शिकंजीज लेते हैं जिसमें कि एडेड शुगर मिलती है, जो कम्प्लीटली अनकाउंटेड होती है, जिसको हम कैलोरीज में काउंट ही नहीं करते हैं। इसका मेन ड्रॉबैक ये है कि हमारे ब्लड शुगर को तुरंत स्पाइक करती है, तुरंत बढ़ा देती है। आप जैसे ही इसको लेंगे हमारे ब्लड शुगर को बढ़ा देगी। तो हमें करना क्या है? इन सब चीज़ों को अपने डाइट में नहीं लेना है। अगर आप शेक्स भी ले रहे हैं, यानी कि फ्रूट शेक, तो उसमें भी कोशिश करें कि गुड़, चीनी या कोई भी एडेड शुगर ना मिलाएं। उसकी जगह आप किशमिश, छुआरा इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, जो हम एम्प्टीज कैलोरीज लेते हैं, यानी कि हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं जिसका मेन सोर्स होता है सफ़ेद खाना। सफ़ेद खाने से मेरा मतलब है कि हम जो गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हम सफ़ेद चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाती है, या हम जब इस तरह का खाना खाने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये सिंपल कार्ब से एम्प्टी कैलोरीज है। इसका ड्रॉबैक है कि ये आपको बहुत लंबे समय तक पेट आपका भरा भी नहीं रहेगा, आपको बहुत जल्दी हंगर फील होगा। प्लस ये आपके इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्लड शुगर को भी स्पाइक करेगा, वो हमारी गट हेल्थ को भी खराब करेगा। ओवरऑल हमें उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जो गेहूं या मैदे की चीज़ें होती है, डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैक्रोनी, पास्ता, नूडल्स, तो इस तरह की चीज़ें, या ये चावल के आटे की बनी होती हैं या रिफाइंड आटे की बनी होती है, इसको कम्प्लीटली कट डाउन करना है, इसको नहीं लेना है अपनी डाइट में। साथ में आप गेहूँ हैं, जो गेहूँ को रिप्लेस कर सकते हैं लाल गेहूँ से, या नेचर ने हमें इतने तरीके के अनाज दिए हैं, मिलेट्स दिए हैं, मोटे अनाज दिए हैं, जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी, कुट्टू का आटा, इन सबको आप मिला के, इसमें दालें मिला के, सोयाबीन मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बाहर चक्की पे जाके पिसवा रहे हैं आटा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पिसवा रहे हैं, आप पैकेट वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी लेबलिंग जरूर देखें। कोशिश करें कि आप उस आटे को तैयार करवाएं, घर में तैयार करें या आप बाहर तैयार करवाएं। अब बात आती है सफ़ेद चावल की। सफ़ेद चावल को अगर हम उबाल के खा रहे हैं, नॉर्मली उबाल के खा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट ही हमें मिलेगा, उसमें कुछ भी और नहीं प्रेजेंट होता है। अगर आप इसे उबाल के इसका पानी रिड्यूस कर दे रहे, पानी निकाल दे रहे हैं, तो आपको उसमें स्टार्च रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट फिर भी मिलेगा। तो इसके लिए कोशिश करनी है कि आप जितना क्वांटिटी चावल की ले रहे हैं, अगर उससे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं अपनी डाइट में, तो चावल बनाते समय उसमें सब्जियां बहुत सारी ऐड कर दें, यानी कि उसे पुलाव के फॉर्म में बनाएं। साथ में जो हमारी स्पाइसेस हैं, किचन में हमेशा अवेलेबल होती है, जैसे कि तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और सबसे इम्पोर्टेंट स्पाइस दालचीनी, इसे ऐड करने से फ्लेवर तो आएगा ही आएगा, अच्छा पुलाव बनेगा, चावल बनेगा। और ये जो स्पाइसेस है, ये कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट है उसके एब्जॉर्प्शन को डिले कर देंगी, हमारे इंसुलिन की सिक्रीशन को एनहांस कर देंगी। तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत बेटर होगा। नाउ थर्ड पॉइंट अबाउट प्रोटीन। हमें अपनी डाइट में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रोटीन हम डेफिनेटली अपनी होम बेस्ड डाइट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कोई भी सप्लीमेंट्स ना लें, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ, उसको फॉलो करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोयाबीन की दाल या कई तरह की अदर दालें, जैसे कि राजमा, लोबिया, छोला, मूंग की दाल, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती है। लेकिन हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो इसे हम कुक्ड किस तरीके से कर रहे हैं, दूसरा हम इसकी कितनी मात्रा खा रहे हैं। कुकिंग के में हम क्या मिस्टेक करते हैं, कई बार दाल को लंबे समय के लिए पानी में सोख करके रख देते हैं,
या गर्म पानी में धुलते हैं या इसे खुले हुए बर्तन में बनाते हैं और लंबे समय तक इसे पकाते रहते हैं। ये चीज़ें करने से जो प्रोटीन होता है वो डिनेचर हो जाता है और हमें प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो कोशिश करें दालों को ज़्यादा देर के लिए पानी में सोख करके ना रखें, साथ में इसे प्रेशर कुकर में पकाएं, जिससे कि पकने का जो टाइम होगा वो कम होगा और प्रोटीन डिनेचर नहीं हो पाएगा। क्वांटिटी के लिए कोशिश करें 1 कटोरी दाल जरूर खाएं और दालों को ज़्यादातर आप लंच के समय लें। अगर आप दाल का सलाद बना रहे हैं, उबली दालों का सलाद बना रहे हैं, तो आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं या लंच के पहले ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी डाइट में और भी प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं तो पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर अगर घर पर बना रहे हैं तो पनीर का निकला हुआ जो पानी होता है उसको पीजिए, सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं और दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेगन हैं तो आप टोफू इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हेल्दी प्रोटीन लें, मीट का प्रोटीन ना लें, आप चिकन या फिश इस्तेमाल कर सकते हैं। 4th पॉइंट जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने मेरे 3 पॉइंट्स अच्छे से सुने होंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं अब 4th पॉइंट में किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ पर आपसे बात करने जा रही हूँ फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स हमारी डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। फाइबर्स हमारे गट में बनने वाले हेल्दी बैक्टीरियाज को स्टिमुलेट करते हैं और हमारे हार्मोन्स की सिक्रीशन को भी प्रॉपर करते हैं, जिस वजह से वो हमारे ब्लड शुगर को तुरंत स्पाइक नहीं होने देते हैं। आप कभी ऑब्जर्व करिए कि अगर आपने जो मील ली है, लंच या डिनर लिया है और उसके बाद आप ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं, अगर आपने उसमें फाइबर्स नहीं लिए हैं, फाइबर्स के सोर्स मैं आपको आगे बताऊंगी, अगर आपने उसमें फाइबर्स नहीं लिए हैं तो आपका ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर मील, बैलेंस मील ली है जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फाइबर्स भी हैं, तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल से कम आएगा। इसीलिए कहा जाता है कभी कि आज मैंने पराठा पूड़ी खाया तो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आया, आज मैंने सलाद सब्जी ज़्यादा खाई इसलिए ब्लड शुगर कम आया। तो क्या होते हैं फाइबर्स के सोर्सेज? फाइबर्स जो हमें मिलता है वो ज़्यादातर छिलकों से मिलता है, फल सब्जी के छिलके से या गेहूं के ऊपर की जो लेयर होती है उससे। लेकिन अगर हम गेहूं को बहुत ज़्यादा महीन पिसवा लेते हैं या हम पैकेट वाला आटा इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हमें फाइबर नहीं मिल रहे हैं। सब्जियों को अगर हम छील रहे हैं साथ में उसको ओवर कुक्ड कर ले रहे हैं तो वहाँ पर हमें फाइबर नहीं मिल रहे हैं, जिसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो प्लेट है वो कम से कम हाफ हमारे सैलेड और सब्जी से फिल होनी चाहिए। सलाद में आप कोशिश करिए कि जो भी आप सलाद इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गाजर ले सकते हैं, आप कुकुम्बर ले सकते हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लें, गर्म पानी से वॉश कर लें और उसके छिलकों को हल्का सा रब कर दें। आप उसको कम्प्लीटली छीलें नहीं, उसका फाइबर जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप हरी सब्जियां जैसे कि हरी पत्ती वाली सब्जियां, पालक, बथुआ, मेथी, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी के पत्ते। लेकिन चूंकि ये सब्जियां सीजनल होती हैं तो हमें सीजन में ही इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए कि बारिश का सीजन है और हम पालक को खोज रहे हैं मार्केट में कि कहीं पालक मिल जाए खाने के लिए, नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसी सब्जियां जो हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करती हैं, हमारे इंसुलिन की सिक्रीशन को मेंटेन करती हैं, जैसे कि लौकी, तरोई, टिंडा, पर्पल, भिंडी, करेला। इसको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करिए और कोशिश करिए कि आप डिनर में ये सब्जियां जरूर खाएं। ये सब्जियां आप खाएं और साथ में इनको ओवर कुक्ड ना करें, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा ना रखें और मसालों की मात्रा भी ज़्यादा ना रखें। डेफिनेटली आपकी फाइबर्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5th पॉइंट, ये हमें बताता है कि हमारे बॉडी में कहीं कोई न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी तो नहीं है। आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर हमारे बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकती है। वो हमारे जो डाइट भी हम ले रहे हैं उसका भी हमें बेनिफिट नहीं होने देगी, हमें जो डाइट से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगी। इसलिए आपको पहचानना है कि या आपको अपने हेल्थ केयर से बात करके आपके बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी तो नहीं है। कौन कौन सी न्यूट्रिएंट की ओवर द एज डिफिशियंसी हो सकती है? जैसे कि विटामिन डी, विटामिन बी, कुछ मिनरल्स जैसे कि जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये जो मिनरल्स हैं या ये जो विटामिन है ये हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इन्हेंस करते हैं, ये हमारे हार्मोन्स की सिक्रीशन को मेंटेन करते हैं और हमारे जो डाइट में हम जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फाइबर्स ले रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन को इंश्योर करते हैं।
तो ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ केयर से बात करें, हेल्थ केयर टीम से बात करें और जानें कि अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है तो उसको करेक्ट करें और ये डाइट फॉलो करें। आपको 101% रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सो मच।